नमस्कार। अभ्युदय क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पित दीक्षित। दोस्तों, आज की वीडियो मनोविज्ञान का तथ्यात्मक सारांश लेकर मैं आपके सामने आया हुआ हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप टेट और एस्टेट से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजिकल और करंट से रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको अभ्युदय क्लास प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें आप देख रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में अभी तक जो भी लेक्चर मेरे द्वारा दिए गए हैं अभ्युदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, उन सभी से संपूर्ण निचोड़ को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो तथ्यात्मक सारांश को लेकर है और यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय, बाल विकास की अवधारणा, विकास एवं अभिवृद्धि, विकास के सामान्य सिद्धांत व प्रभावित करने वाले कारक और नेक्स्ट वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोस्तों, इन सभी से संबंधित जो भी फैक्चुअल रिलेटेड बातें हैं या तथ्य हैं जैसे हम कह सकते हैं, वो सभी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है डिटेल्ड में, लेकिन इस वीडियो में जितना भी हो सकता है कम समय में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के नज़रिए से। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस वीडियो से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभ्युदय क्लासेज बहुत ही फैक्चुअल तथ्य को लेकर आपके सामने आता है और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पहले से ही बता दी जाती हैं। चलिए, आज की वीडियो में मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय बताते हैं और आपको भी पता है कि यदि आपने ये पहले पढ़ा है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी भी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। दोस्तों, मनोविज्ञान का वर्गीकरण 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया है। एक मनोवैज्ञानिक का नाम है गैरेट, दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है पोम्पनोजी। दोस्तों, गैरेट महोदय ने जो मनोविज्ञान का वर्गीकरण किया है, बताया है कि साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है। साइकी का अर्थ यहाँ पर गैरेट के अनुसार आत्मा और लोगस का अर्थ यहाँ पर अध्ययन होता है। दोस्तों, जो दूसरा वर्गीकरण किया है पोम्पनोजी ने, उनके अनुसार साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क होता है तथा लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। इनकी पुस्तक साइकोलॉजिया में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, बात करेंगे अब मनोविज्ञान के विशिष्ट आधार के बारे में या विभिन्न प्रकार के जो आधार हैं। आधार का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार को मानते हुए मनोविज्ञान की परिभाषा को परिभाषित किया। दोस्तों, जो पहला आधार है आत्मा का विज्ञान, इसके जो समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये 16वीं शताब्दी तक यह मान्यता रही कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दोस्तों, आज डिटेल्ड में आपको मैं नहीं बताऊंगा। आपको यदि डिटेल्ड पढ़ना है तो प्लीज़ आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जिनको बताने वाले हैं पोम्पनोजी महोदय और इनके सहयोगी थे थॉमस रीड। यह मान्यता 17वीं शताब्दी तक रही। इसके बाद तीसरा जो आधार आया वो चेतना का विज्ञान, जिसकी संकल्पना विलियम बुंट महोदय ने दी। इनके सहयोगी थे विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइब्स।
ये 19वीं शताब्दी तक इनकी संकल्पना रही। इसके बाद बात करेंगे व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों व्यवहार का विज्ञान देने वाले प्रमुख थे वाटसन महोदय, इनके साथ में व्यवहारवादी वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल महोदय थे। और 20वीं शताब्दी से यह जो संकल्पना है, यह जो विचारधारा है वही मान्य हो गई और इसी के आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाने लगा। दोस्तों अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ कथन हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इन्हें राइट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो स्किनर महोदय की है। स्किनर महोदय के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पर जो कीवर्ड हैं उनको रेड से हाईलाइट किया गया है, आप इन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। दोस्तों दूसरी डेफिनेशन है मैकडूगल महोदय की, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। यहाँ पर कीवर्ड है व्यवहार व आचरण। दोस्तों तीसरी डेफिनेशन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक तथा धनात्मक विज्ञान है। यह डेफिनेशन है वाटसन महोदय की। यह डेफिनेशन याद कैसे करनी है, कोई शॉर्ट तरीका क्या है, कोई ट्रिक क्या है, ये सब आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया जा चुका है। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो महोदय की, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन। दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन है मन महोदय की, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यहाँ पर मन महोदय ने बताया है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज का संबंध ही किससे है, मनोविज्ञान से है। बात करेंगे पिल्सबरी महोदय की, तो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार का विज्ञान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद जो अभी स्टार्टिंग है इसमें व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा है और इसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दी है पिल्सबरी महोदय ने कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार का विज्ञान है। आपको यह याद कर लेनी है। दोस्तों बात करेंगे वुडवर्थ महोदय की, इनका ये कथन है और आपको याद रखना है क्योंकि इनके कथन के अनुसार आप आधार जो मनोविज्ञान के विशेष आधार हैं, विभिन्न आधार हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। दोस्तों वुडवर्थ महोदय ने बताया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना खोई या कह सकते हैं चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विद स्वरूप को स्वीकार करता है। दोस्तों ये कुछ डेफिनेशन थी, कुछ कथन थे मनोविज्ञान से रिलेटेड। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड महोदय ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। इसे जो लिप्जिंग शहर में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय था उसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। दोस्तों प्रथम प्रयोगशाला खोलने के कारण ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंड महोदय। दोस्तों विलियम वुंड महोदय को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विलियम वुंड महोदय ने तीसरा स्तंभ जो बताया था, चेतना का आधार बताया था, उसी को लेकर विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। दोस्तों विलियम मैकडूगल की प्रसिद्ध पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। और बात करेंगे तो व्यवहार शब्द जो है वो इसी किताब में भी दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अभिन्न अंग था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय अरस्तू को जाता है, इसीलिए अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में नई अवधारणा देने तथा चेतना पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने का श्रेय विलियम वुंड महोदय को जाता है। विलियम वुंड महोदय ने क्या किया था कि एक आधार दिया था चेतना के विज्ञान के रूप में और उसी पर चेतना का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया, तो विलियम वुंड महोदय ने किया था। और इन्होंने एक प्रयोगशाला खोली थी लिप्जिंग शहर में 1879 में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, और अर्थात हम बात करेंगे वर्तमान नाम हो गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने तथा सही मायने में चेतना के कार्यों पर
प्रायोगिक अध्ययन करने के कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आधुनिक स्वरूप प्रदान करने और चेतना के कार्यों पर प्रायोगिक अध्ययन करने के कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, बाल विकास की अवधारणा। दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो समझते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में कि बाल विकास की अवधारणा ये कैसे पड़ा, यानी कि बाल मनोविज्ञान से बाल विकास कैसे बना, इसको लेकर हम बात करते हैं। दोस्तों, बालकों के लिए सर्वप्रथम विचार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया। यहाँ पर जो प्लेटो हैं वो दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक थे यूनान के। इन्होंने सर्वप्रथम एक विचार दिया था। विचार का मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले बालकों के लिए अगर किसी ने कोई कथन कहा है तो वो थे प्लेटो महोदय। और प्लेटो महोदय ने कथन जो कहा है वो उनकी किताब थी रिपब्लिक, उसमें उन्होंने वह कथन कहा है। दोस्तों, कथन क्या था कि बच्चों को कोई कार्य बाल्यावस्था में सिखाया जाए तो वह वयस्क होने पर उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं, अर्थात उनके कार्यों पर उनकी दक्षता का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में कोई भी कार्य सिखाया जाए तो वो बड़े होने पर उस कार्य में परफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं कॉमेनियस महोदय ने बच्चों के लिए क्या काम किए? तो कॉमेनियस महोदय ने सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में बालक को समझने के लिए कार्य शुरू किए। इन्होंने 1628 में बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, अर्थात कह सकते हैं बचपन का घर। बच्चों को समझते हुए कॉमेनियस ने अनुभव किया कि बच्चों को यदि शब्दों का ज्ञान कराते समय उनका चित्र सामने अंकित हो तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 29 वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात 1657 ईस्वी में 2 किताबें बनाई जिनमें शब्दों के साथ उनके चित्र भी अंकित थे। यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं आपको याद रखनी है कि 1628 में कॉमेनियस ने एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। और दूसरा जो कार्य किया 1657 में 2 किताबें प्रकाशित की जिनमें चित्र बने हुए थे। प्लेटो महोदय ने केवल एक विचार दिया था बालकों को लेकर और किताब का नाम है रिपब्लिक, आपको याद रखना है। बात करते हैं पेस्टोलॉजी महोदय की। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन कर 1774 ईस्वी में एक लेख लिखा। यह लेख था बेबी बायोग्राफी, अर्थात कह सकते हैं बाल जीवन चित्रण। दोस्तों, 1774 में इन्होंने जो एक लेख लिखा था वो अपने ही बच्चे पर अध्ययन करने के पश्चात, शोध करने के पश्चात और उसके विकास बालक कैसे कर रहा है उसको देखते हुए उन्होंने एक लेख लिखा। और यहीं से बेबी बायोग्राफी जो बाल जीवन चित्रण है इस पर लिखने के कारण, यानी कह सकते हैं कि बालक पर प्रथम शोध करने के कारण बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इस कारण ही पेस्टोलॉजी को प्रारंभिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। माफ करिएगा, प्रारंभिक बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बात करते हैं टाइडमैन महोदय की। तो बेबी बायोग्राफी लेख प्रकाशन होने के पश्चात बालकों के अध्ययन और उन्हें समझने की शुरुआत हो गई। टाइडमैन जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, बच्चों के डॉक्टर थे, इन्होंने उस किताब को पढ़ा, उस लेख को पढ़ा बेबी बायोग्राफी को। और बेबी बायोग्राफी लेख को पढ़ने के पश्चात इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया। बच्चों पर अध्ययन करते हुए इन्होंने टाइडमैन ने एक कथन कहा या कथन दिया कि बालकों की चिकित्सा करने से पहले बालक विकास कैसे कर रहा है यह समझ लेना अति आवश्यक है। इन्होंने एक शोध करने के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला कि बालकों की जो चिकित्सा है वो करने से पहले बालक का विकास कैसे हो रहा है यह समझ लेना अति महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हरलॉग महोदय की। तो जो भी मनोवैज्ञानिक थे हरलॉग महोदय से पहले इन्होंने सभी ने अध्ययन किया था बालक के जन्म के बाद, और जो भी विशेष अवस्थाएं का अध्ययन किया था तो बालक के जन्म होने के बाद इन्होंने अध्ययन किया। तो हरलॉग महोदय जो पहले मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि बालक का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, हरलॉग महोदय ने सर्वप्रथम ये बताया कि बालक का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान को बर्क एवं क्रो महोदय ने परिभाषित भी किया। ठीक है, जो परिभाषित किया यानी कह सकते हैं पहली डेफिनेशन बर्क महोदय की है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से
परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, जब तक कोई बालक वयस्क अवस्था तक नहीं हो जाता, किशोर अवस्था तक नहीं हो जाता, वहाँ तक उसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों दूसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो महोदय की, कि बाल मनोविज्ञान बालक का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक वर्ग महोदय और गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक क्रो एंड क्रो महोदय। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाल विकास में बालक के विभिन्न पक्षों और आयामों का अध्ययन होने के कारण बहुत से मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे और 19वीं शताब्दी आते आते बाल मनोविज्ञान की अवधारणा बाल विकास में चेंज हो गई। दोस्तों यहाँ से एक जो नए मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक थे, विशेष रूप से जो विश्व स्तर तक बाल विकास को पहुँचाने का श्रेय जाता है, उनका नाम है स्टैनली हॉल। अब पढ़ेंगे स्टैनली हॉल महोदय को। दोस्तों बाल विकास को विश्व स्तर तक पहुँचाने का श्रेय स्टैनली हॉल महोदय को जाता है। इन्होंने सन 1893 में बाल अध्ययन समिति तथा बाल कल्याण संगठन के माध्यम से अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चलाया। इन्होंने बालकों के अध्ययन को अति आवश्यक माना। इन्होंने बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बाल विकास आंदोलन करने के कारण इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहते हैं। दोस्तों बात करेंगे स्टैनली हॉल महोदय का। इनका एक कथन था, कथन का मतलब कह सकते हैं कि ये बालक के बारे में क्या सोचते थे कि किसी भी आदर्श राष्ट्र का निर्माण हम तब कर सकते हैं जब उस देश के बालकों को आदर्श नागरिक बना सकें। स्टैनली हॉल महोदय का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का आदर्श राष्ट्र का निर्माण हम तब कर सकते हैं जब उस राष्ट्र के नागरिकों को हम आदर्श नागरिक बना सकें। इसके लिए आपको बालक को समझना, बालक को पढ़ना अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है विकास एवं अभिवृद्धि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विकास क्या होता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि आपको वीडियो आपको समझ आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि डिटेल्ड आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी की जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विकास क्या होता है। विकास किसी भी व्यक्ति में नवीन क्षमता, आदत, योग्यता जो उसमें पहले से मौजूद नहीं थी उनका जन्म होना ही विकास कहलाता है। दोस्तों कोई भी नवीन क्षमता, कोई भी नवीन आदत, कोई भी योग्यता जो बालक में पहले से उपलब्ध ना हो उसका जन्म होना, उसका उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब बात करेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कुछ डेफिनेशन दी हैं विकास को लेकर। तो स्किनर महोदय की डेफिनेशन है विकास जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। आपको यहाँ कीवर्ड आपको हाईलाइट किए गए हैं, आप कीवर्ड को रिटन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं और जो भी कीवर्ड हैं उनको देखकर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको लिए बनेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे या यदि आप उन्हें नोट करते भी चलेंगे। दोस्तों दूसरी जो डेफिनेशन है मुनरो महोदय की है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक गुजरता है। तो मुनरो महोदय ने बताया था कि परिवर्तन की श्रृंखला वह अवस्था है, अर्थात कह सकते हैं कि बालक भ्रूण अवस्था से वृद्धावस्था तक गुजरता है। जो परिवर्तन इसमें होते हैं वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है अकॉर्डिंग टू मुनरो महोदय। बात करेंगे हरलॉग महोदय की। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। हरलॉग महोदय ने बताया है कि जो विकास होता है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि को हम शारीरिक विकास से जोड़कर चलते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि शारीरिक विकास ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। तो विकास हरलॉग महोदय ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ महोदय की, बालक का विकास। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से आपको दो तथ्य निकल कर आपको मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसको, बालक के विकास को। तो वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है।
यहाँ जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। यहाँ जो बताया गया है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल ही विकास कहलाता है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ महोदय। बात करेंगे अभिवृद्धि की। आप सभी लोग जैसे कि जानते होंगे कि शारीरिक वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। बालक में जो शारीरिक वृद्धि होती है वही सामान्य अर्थों में क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। फ्रैंक महोदय ने इसे परिभाषित किया है। फ्रैंक महोदय के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखनी है। दोस्तों बात करते हैं विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर। जो नेक्स्ट हेडिंग है विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों जो अभिवृद्धि होती है उसका संबंध शारीरिक विकास से होता है, पॉइंट नंबर 1। और विकास जो होता है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, नैतिक और सांवेगिक विभिन्न पक्षों पर जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि धनात्मक रूप में जो विभिन्न पक्ष हैं बालक के, उनका बढ़ना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। दूसरा पॉइंट है अभिवृद्धि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एक सीमित समय के लिए होती है, उसके पश्चात रुक जाती है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि ये लगातार मृत्यु तक यह चलता रहता है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, जबकि विकास में समानता होती है लेकिन इसकी दर और सीमा में अंतर होता है। अगला जो पॉइंट है यह मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है, और विकास जो होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक व आंतरिक होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अंतर जो है वो है अभिवृद्धि को नापा या तौला जा सकता है, अर्थात मापन किया जा सकता है, तो वहीं जो विकास होता है उसका अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों ये थे विकास और अभिवृद्धि में अंतर। अब बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग है विकास के सामान्य सिद्धांत व प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों थोड़ा तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा अधिक लंबी ना हो जाए और आपको समझ में आए, आप ज़्यादा बोर ना हो, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यदि आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी तथ्य नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल्ड में समझाया गया है। दोस्तों विकास के जो सामान्य सिद्धांत तो प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उसका जो पहला जो हेडिंग है विकास के सामान्य सिद्धांत, उसको पढ़ते हैं। तो नंबर 1 सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर आपको डिटेल्ड नहीं बताएंगे, आप केवल हेडिंग पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत है निश्चित दिशा का सिद्धांत। और निश्चित दिशा का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात कह सकते हैं किस तरफ निश्चित दिशा की ओर इशारा करता है, तो एक है सिर से पैर की ओर, दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर। यानी कि ये एक निश्चित दिशा है कि सिर से पैर की ओर ही विकास होगा, और दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास होगा। चौथा जो सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, अर्थात कह सकते हैं चक्राकार को ही हम वर्तुलाकार भी कहते हैं। छठवां सिद्धांत है सहसंबंध व अंतः संबंध का सिद्धांत, अर्थात सहसंबंध और अंतः संबंध का सिद्धांत जो है विकास के विभिन्न आयामों में जो सिद्धांत वो जो संबंध है उनको लेकर है। बात करेंगे सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी कहते हैं, या सरल से जटिल की ओर भी कहते हैं। बात करेंगे 8वां जो सिद्धांत है असमानता या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो आपको 8 सिद्धांत बताए गए हैं, ये डिटेल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो नेक्स्ट हेडिंग है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं, विभिन्न पक्ष होते हैं, और उन पक्ष में से किसी एक को भी प्रभावित करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है वही विकास को प्रभावित करने के लिए कारक उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जो पहला कारक है वो वंशानुक्रम है, दूसरा कारक है वातावरण, तीसरा बुद्धि, चौथा मानसिकता, पांचवा लिंग व आयु, छठवां पोषण, सातवां खेल एवं व्यायाम, आठवां चरित्र, नौवां परिवार, स्कूल व पड़ोस का माहौल, और 10वां व अंतिम कद
व आकार। अर्थात कह सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट कारक है वो हमने आपको लिखे हैं या बताए हैं, वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है, सामान्य अर्थों में वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो पहला जो हेडिंग है वंशानुक्रम बनाइएगा और समझिए वंशानुक्रम क्या होता है। माता पिता से बच्चों में पहुँचे गुण, विशेषताएं, क्षमता, आदत और दक्षता आदि को ही हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थों में माता पिता से जो गुण आते हैं वही क्या कहलाते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट डेफिनेशन है वो रूथ बेनेडिक्ट महोदय की है। रूथ बेनेडिक्ट महोदय के अनुसार माता पिता से प्राप्त गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्तों रूथ बेनेडिक्ट ने बताया कि माता पिता से प्राप्त गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब बात करेंगे जेम्स ड्रेवर महोदय की। जेम्स ड्रेवर महोदय ने क्या बताया है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो BN झा महोदय की है। उनके अनुसार वंशानुक्रम बालक की जन्मजात विशेषताओं का योग है। नेक्स्ट हेडिंग है या कह सकते हैं डेफिनेशन है थॉमसन महोदय की। क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच संतति को दर्शाने के लिए सुविधाजनक शब्द है। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है संतति। दोस्तों बात करेंगे H.A. पीटरसन महोदय की। तो वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने जन्म पूर्व माता पिता से प्राप्त करता है। दोस्तों H.A. पीटरसन ने बताया कि वे सभी विशेषताएं जो एक बालक जन्म पूर्व माता पिता से प्राप्त करता है वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। बात करेंगे वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी गुण आ जाते हैं जो बालक में जन्म के समय उपस्थित थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म के समय न होकर 9 माह पहले गर्भधारण के समय हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है वुडवर्थ महोदय की एक अच्छी डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। दोस्तों अगली जो हेडिंग है वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के क्या क्या सिद्धांत है ये हेडिंग आप बनाइएगा और समझिए कि पहला जो सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया है बीजमैन महोदय ने। दूसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, यह भी बीजमैन महोदय द्वारा दिया गया है। तीसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत लेमार्क महोदय ने दिया है। किस पर प्रयोग किए हैं, क्या किया है, डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी टेट एसटेट के भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, आपके संबंध में हैं, आपके कांटेक्ट में है, तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर करिएगा वीडियो और उनसे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने को कहिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। यदि आपको कोई भी सुझाव देना है, कोई भी मुझे सजेशन देना है या आपको कोई शिकायत करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। दोस्तों तीसरा हो गया है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, लेमार्क महोदय ने दिया है। चौथा है जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, ये फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने दिया है। पांचवा है मौलिक गुणों का सिद्धांत, ये मेंडल महोदय ने दिया है। जो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों बात करेंगे वंशानुक्रम पर किए गए प्रमुख अध्ययन, यानी कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम पर अध्ययन किए और क्या बताया। पहला है डगडेल एवं गोडार्ड महोदय का अध्ययन। इन्होंने क्रमशः जीव एवं कालिकक फैमिली पर किया था और निष्कर्ष निकाला था कि चरित्र पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दूसरा जो अध्ययन है विंसिप महोदय का अध्ययन है, एडवर्ड फैमिली पर किया था, एडवर्ड वंश पर किया था और निष्कर्ष निकाला था सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है किसका, वंशानुक्रम का। बात करेंगे गाल्टन महोदय की। इन्होंने 977 सफल 977 असफल लोगों पर प्रयोग किया, शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि सफलता और असफलता का भी प्रभाव किस पर पड़ता है, वंशानुक्रम पर पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि मानता का प्रभाव भी पड़ता है। चौथा जो अध्ययन है क्लीनबर्ग महोदय का अध्ययन है। अमेरिका के श्वेत एवं अश्वेत बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अश्वेत प्रजाति के बच्चों का IQ अधिक होता है जबकि समान वातावरण होते हुए भी।
ठीक है। तो अर्थात कह सकते हैं प्रजाति का भी किस पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है आप डालिएगा वातावरण, या आप समझिए, ठीक है। वातावरण किसके अनुसार, रॉस महोदय के अनुसार वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अर्थात कह सकते हैं कि रॉस महोदय ने जो डेफिनेशन दी है उनके अनुसार वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पी जिसवर्ड महोदय की है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और जिनका हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। पी जिसवर्ड महोदय के अनुसार जो भी तत्व हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जिनका हम पर सीधा प्रभाव पड़ता है यानी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। ये पी जिसवर्ड महोदय की डेफिनेशन है। बात करते हैं एनी एनास्टेसी महोदय की, इनके अनुसार वातावरण वह सब कुछ है जो हमें जीन्स के अलावा प्रभावित करता है। अर्थात कह सकते हैं जीन्स के अलावा जो भी कारक हमें प्रभावित करते हैं वह वातावरण कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू एनी एनास्टेसी महोदय के अनुसार। बात करेंगे वुडवर्थ महोदय की, ये डेफिनेशन है वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जन्म के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है। वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जन्म के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है। यह डेफिनेशन वुडवर्थ महोदय की है। आप यहाँ वंशानुक्रम और वातावरण को रिलेट करके दोनों वुडवर्थ महोदय की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे वातावरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत। वातावरण का जो प्रमुख सिद्धांत है नंबर 1 है उत्तम जीवता का सिद्धांत। यह डार्विन महोदय द्वारा दिया गया है और पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी में यह बताया था उत्तम जीवता का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है आपको डिटेल्ड में बताया जा चुका है। दूसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। दोस्तों यह लैमार्क महोदय ने दिया था, किस पर प्रयोग किया क्या किया वो आपको डिटेल्ड में बताया जा चुका है। आप ये शॉर्ट वीडियोज में आप ये याद रखिएगा। आपका जो फैक्चुअल समराइज करके वीडियो में लेकर आया हूँ उसका केवल इतना सा आशय है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं और आपको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको मैं एक वीडियो में समेट कर दे सकूं, जिससे आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। ये मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप यूपी टेट और एस टेट से यहाँ अभ्युदय क्लासेज पर बहुत बेहतर कंटेंट पाएंगे और आपकी जो परीक्षा है उसमें यह अभ्युदय क्लासेज यदि आप लगातार वीडियो देखते हैं, आप लगातार इस पर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। आपको एग्ज़ाम में बैठते हुए लगेगा कि जो भी पढ़ाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, विशिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हो सकता है थोड़ा स्पीड में बनाया है क्योंकि कम समय में आपको मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर करके देना है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में किया है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों यूपी टेट एस टेट जो भाई बहन पढ़ रहे हों, जो तैयारी कर रहे हो उन्हें आप सेंड करिएगा और उनसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस जो भी आपको पढ़ाया गया है आप ध्यान से देख लेना। आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें जो चैप्टर आपको बताए गए हैं या टॉपिक बताया गया है कि मनोविज्ञान का संक्षिप्त परिचय बताया गया, बाल विकास की अवधारणा, विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है, विकास के सामान्य सिद्धांत पर प्रभावित करने वाले कारक बताए गए, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में बताया गया। तो ये 5-6 टॉपिक जो भी आपको बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और 5-6 वीडियो का लेक्चर समराइज करके मैंने एक वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।